आज की तारीख है 6 सितंबर 2020। मैं हूं आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोदी यूपीएससी के सेशंस में। इस सेशन में क्या होता है कि हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है, जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। और आज के मुद्दे को डिस्कस करना चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा मुद्दा है, पहली जो हमारी न्यूज़ है वो है जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन क्या है और इससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ठीक है, पहली बात तो आप इस बात को याद कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभी हाल ही के दिनों में बनी थी, तो ये नई बनी हुई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसने जल जीवन मिशन चलाया था, ठीक है, इसने जल जीवन मिशन को लाया। और जल जीवन मिशन का मकसद ये था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में हर एक परिवार को शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके, ठीक है, सो दैट द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी इंश्योर्ड इन एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया और इसका टारगेट क्या है, 2024 तक ऐसा करना है, यानी 2024 तक भारत के ग्रामीण परिवारों में शुद्ध पानी की उपलब्धता होगी, ऐसा इसका प्लान है। तो इसके लिए क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ अनुदान देती है, कुछ पैसे देती है, सहायता करती है, और दोनों मिलके इस प्लान को इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए वर्क कर रहे हैं। तो इसी में न्यूज़ निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश ने इस जल जीवन मिशन में कुछ मॉडिफिकेशन करने की सोची है। उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस करने की सोची है। क्या चेंजेस करने की सोची है? देखिए, मध्य प्रदेश में कई बार ऐसे वाटर से रिलेटेड प्लान लाए जा चुके हैं, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, लेकिन वो हमेशा कहीं ना कहीं फेल से हुए हैं। तो उसके पीछे का रीज़न मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उसे एनालाइज किया और ये पता लगाया कि द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जल जीवन मिशन में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट प्लान हो, वो सिर्फ प्लान ही रह जाता है, वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाता है अगर उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ना हो। अगर लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है, कम्युनिटी उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तब कोई भी गवर्नमेंट प्लान सिर्फ एक प्लान ही बन के रह जाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो इन सारी चीज़ों से सीख कर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करेंगे जल जीवन मिशन में, ताकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा देखा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो इश्यू है हमारे लिए आज का, वो ये है कि इंडिया, हम सभी जानते हैं इस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सही नहीं चल रही है। तो इसमें इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ठीक है, रिकवर करेगी या रिकवर कर रही है, लेकिन सबका एक अलग अलग परसेप्शन है। कोई बता रहा है कि वी शेप रिकवरी चल रही है, कोई बता रहा है डब्ल्यू शेप रिकवरी चल रही है, कोई बता रहा है एल शेप्ड रिकवरी चल रही है। तो ये क्या है, ये रिकवरीज और के शेप्ड रिकवरी जो न्यूज़ में है इस समय, ये क्या है, इन सारी मुद्दों पे हम बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स जैसे डब्ल्यू हो गए, जैसे यू हो गया, इनको लेके रिकवरी बताई जाती है। इकोनॉमिक रिकवरी को इन लेटर्स से कंपेयर किया जाता है। जैसे देखिए, वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड जो इकोनॉमिक रिकवरी होती है उसका ये मतलब होता है कि एक क्विक डाउन होता है। जैसे वी में अगर आप देखें तो वी का जो पहला पार्ट है वो क्विक डाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्विक डाउन मतलब इकोनॉमी बहुत तेज़ी से गिरेगी, और फिर जो वी का दूसरा हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, वो ये बताता है कि फिर धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ग्रोथ करेगी, ठीक है। इसी तरह से यू शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है कि रिकवरी होगी लेकिन उस टाइम टेकिंग होगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड रिकवरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरीज की थ्योरी बताई गई हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट द्वारा। बट अभी कोरोना की सिचुएशन को लेके कहा जा रहा है कि इंडिया के शेप्ड रिकवरी में चल रहा है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है, और ये यूएसए में भी ऐसा ही बताया गया है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? देखिए, अगर इसके बगल में जो इमेज बनी है आप उसे देखें, के में एक तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या ये एक परपेंडिकुलर लाइन हो गई, उसके बाद इसमें एक
ऊपर की ओर जाती हुई लाइन है और एक नीचे की ओर जाती हुई लाइन है। अगर आप देखें तो इसमें 3 आदमी ऊपर की ओर बने हुए हैं, ठीक है, जो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, और 5 आदमी नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके शेप्ड रिकवरी का, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका ये मतलब है कि कुछ एरिया हैं इकोनॉमी के जो ग्रोथ करेंगे, हालांकि ये एरिया की संख्या कम होगी, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो ग्रोथ नहीं करेंगे, जो डाउनफॉल में चलेंगे। ऐसी इकोनॉमिक रिकवरी को के शेप्ड रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, अगर आप देखें तो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट पे उसका खास असर नहीं पड़ रहा है। कहने के मतलब वो नॉर्मल ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इसे बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी। या इसे एक और एग्जांपल से समझा जा सकता है, जैसे एक इंडिया में क्या है कि इस समय जो मज़दूर हैं, जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है, या जो मैनुअल लेबरर्स हैं, जो लो स्किल्ड हैं, उनकी जॉब चली गई है और उन्हें दोबारा जॉब मिलने के चांसेस कम है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें दोबारा जॉब कुछ लोगों को मिल भी गई है, बट सभी को नहीं मिली है, ठीक है, उनकी जॉब चली गई है। बट अगर हम ये स्किल्ड लेबरर्स कि उसमें देखें, यानी किसी कंपनी में जो स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो पढ़े लिखे, जो अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, उनकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं आई इस कोरोना के काल में, है ना। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखें तो एक ही फील्ड में, लेबर सेक्टर में, एक कुछ ऐसा ग्रुप है लेबर्स का जिनकी जॉब चली गई है, कुछ ऐसा ग्रुप है लेबर्स का जो जॉब आराम से कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम के शेप्ड रिकवरी के अंतर्गत रखते हैं। तो ये बताता है कि इंडिया इस समय के शेप्ड रिकवरी में चल रहा है। ये इकोनॉमी का टर्म है और ये एक पॉपुलर टर्म हो चुका है इस समय। तो इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इससे रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है वो ये है मून गेटिंग रेस्ट, यानी कहने का ये मतलब है कि चंद्रमा में जंग लग रही है। अब इसका क्या मतलब है? ये तो मतलब एक फ्रेज़ मैंने यूज़ कर दिया जो आप सभी को दिमाग को घुमा रहा होगा कि चंद्रमा में जंग कैसे लग सकती है, हाउ कैन मून गेट रेस्ट और ऑल दोज। देखिए, होता क्या है, हम सभी जानते हैं, आयरन ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है ना, और रस्ट बनाता है। ये कहाँ पे देखा जाता है? अर्थ पे ये फिनोमेना देखी जाती है। अब चांद पे हम इसके बारे में नहीं सोच सकते थे। चांद पे कहा जाता था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि चांद पे तो ऑक्सीजन ही नहीं है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो चांद पे हेमाटाइट का पाया जाना, हेमाटाइट क्या होता है? जब ऑक्सीजन और आयरन जो हैं वो जब क्या बोलते हैं, अगर रिएक्ट करेंगे तो हेमाटाइट रस्टी फॉर्म में पाया जाएगा, जंग के फॉर्म में। तो कहा जा रहा है कि चांद पे तो ये देखा ही नहीं जा सकता था, और अपोलो जो मिशंस हुए थे उनमें भी जो सैंपल लाए गए थे उनमें भी ये नहीं पाया गया था, रस्टी हेमाटाइट चांद पे नहीं पाया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप इस इमेज को देख रहे होंगे तो देखिए इस मून में ये रस्टी सा अपीयरेंस आ रहा है धीरे धीरे, और इसी को लेके बताया जा रहा है कि मून इज़ गेटिंग रस्टी। तो अभी क्या बोलते हैं, रिसेंट जो साइंटिफिक वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है चांद पे, वहाँ पे पाया गया है कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं चांद के, वहाँ पे रस्टी आयरन हेमाटाइट पाया गया है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हाईली ऑक्सीडाइज्ड हीमेटाइट पाया गया है। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि ये जो रस्टी अपीयरेंस हो रहा है या हाईली ऑक्सीडाइज्ड हीमेटाइट पाया जा रहा है, तो ये न्यूज़ में क्यों है? मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो चीज़ अगर मान लीजिए कोई मिनरल अर्थ में पाया जा रहा है, वही मिनरल मून पे पाया जा रहा है या मार्स पे पाया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? कंडीशंस कुछ सेम रही होंगी तभी ना वो यहाँ पे भी बना है, वहाँ पे भी बना है। तो स्पेस इन चीज़ों के बारे में अब सोचने पे मजबूर हो चुके हैं जो स्पेस एजेंसीज़ हैं कि क्या कंडीशंस हैं अर्थ और मून में सिमिलर, क्या अर्थ और मून सिमिलर तरीके से बने हैं। जैसा कि मून की ओरिजिन के बारे में अभी तक आज तक कुछ खास फिक्स नहीं हो पाया है। तो ये डिस्कवरी इस बात की ओर हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या अर्थ और मून सिमिलर तरीके से बने हुए हैं या इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं। इन सारी चीज़ों को अब एक्सप्लोर किया जाएगा इस घटना के बाद से, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू है वो क्वाड ग्रुप को लेके है। क्वाड ग्रुप से रिलेटेड इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं रही हैं। क्या बात है क्वाड ग्रुप से रिलेटेड, हम सारी डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ
कि हम जानते हैं कि अभी जो इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड रहा है क्वाड ग्रुप को लेकर, वो कुछ ऐसा रहा है कि इंडिया ग्रुप ने कहा कि ठीक है हम क्वाड ग्रुप के मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट हम इस क्वाड ग्रुप में जाके शामिल होके कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं कर सकते किसी देश के साथ, किसी देश के साथ अलायंस नहीं बना सकते। इसका चाइना पे या दुनिया के अन्य देशों पे गलत सिग्नल जाता है। देखिए, इंडिया का क्वाड ग्रुप में होना ही चाइना के लिए थोड़ी टेंशन की बात हो जाती है। चाइना ये सोचता है कि उसके खिलाफ ये जो क्वाड ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्वाड ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो चाइना अपने आप ये सोचने लग जाता है कि ये चारों देश मिलके एक चाइना के खिलाफ अलायंस सा बना रहे हैं, और ये वर्ल्ड मीडिया में भी या वर्ल्ड सिनेरियो में भी ऐसा माना जाता है। क्वाड ग्रुप को एक ऐसा अलायंस माना जाता है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है। तो अभी तक इंडिया हमेशा ये कहता आ रहा था कि हम क्वाड ग्रुप में जाके कोई ऑफिशियल ट्रीटी वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो इंडिया के सीडीएस हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका ये कहना कि इंडिया ये बिलीव करता है कि क्वाड एक गुड मैकेनिज्म होगी ताकि जो नेविगेशंस ऑपरेशंस हैं इंडियन ओशंस में वो फ्रीली हो सकें। इस बयान ने फायर सी लगा दी है, ये बयान ने आग सी लगा दी है। ये बयान का सीधा सा मतलब है कि इंडिया अब क्वाड ग्रुप में और ज़्यादा इंक्लूसिव होने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया क्वाड ग्रुप में और ज़्यादा अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। तो अब देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने बताया था कि हम ऐसा किसी देश के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे जिससे चाइना को गलत संकेत जाए। बट हमारे जो सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका ये कहना, उनका ये बयान देना सिंपल ये बताता है कि इंडिया की स्ट्रेटजी जो है क्वाड ग्रुप को लेके या चाइना को लेके वो बदल रही है। ठीक है, अब ये स्ट्रेटजी बदल रही है, ये सही है या गलत ये तो आने वाला फ्यूचर बताएगा। बट अभी जो जिस आर्टिकल से ये मैंने लिया है उसमें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस बात को कि ये एक सही चीज़ नहीं है, इससे एक सही सिग्नल नहीं जाने वाला। और वैसे भी क्वाड ग्रुप में ज़्यादा अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने से जो चाइना के साथ हमारी टेंशन्स चल रही हैं वो कम होने वाली बिल्कुल नहीं है, ऐसा माना जा रहा है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो ये रही क्वाड ग्रुप की बात। और थैंक यू सो मच। दिए गए मेल पे, ये जो मेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।